नमस्कार, न्यूज एट 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं विरोध दुबे। खबरों की शुरुआत सबसे पहले करते हैं हेडलाइन के साथ। भारत ने किया अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण, चीन से करेगा मुकाबला, पूरा एशिया आया भारत की जद में। चीन बढ़ रहा है अवसंरचना के विकास में, ईस्टर्न सेक्टर में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद, मैकमोहन लाइन को अस्वीकार करता है चीन। और बोस्निया और हर्जेगोविना को मिली ईयू की सदस्यता, लंबे समय से उठ रही थी मांग, यूक्रेन युद्ध के बाद बदली ईयू की मानसिकता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप इस बुलेटिन का पीडीएफ फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तवांग में चीन सेना के साथ झड़प के बीच भारत ने अपनी नाभिकीय शक्ति संपन्न मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है। ये मिसाइल 5000 किलोमीटर तक के लक्ष्य का टारगेट कर सकती है। मिसाइल का परीक्षण ओडिशा के तट पर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर किया गया था। अग्नि 5 का मकसद चीन के खिलाफ भारत की न्यूक्लियर डिटरेंस को मजबूत करना है। गौरतलब है कि चीन के पास डोंगफोंग 41 मिसाइल है, जिसकी रेंज 12 से 15,000 किलोमीटर तक है। अग्नि 5 के सफल परीक्षण से लगभग पूरा एशिया, यहां तक कि चीन के सबसे उत्तरी हिस्से और यूरोप का कुछ क्षेत्र भारत की जद में है। अग्नि 1 से लेकर अग्नि 4 मिसाइल की रेंज 700 से 3500 किलोमीटर है। इन्हें भारत के सुरक्षा बेड़े में शामिल किया जा चुका है। अग्नि 5 मिसाइल टारगेट को हिट करने में एक्यूरेट है। इसकी ऊंचाई 17.5 मीटर है और 1.5 टन वॉरहेड को ले जाने में सक्षम है। आपको बता दें, अग्नि 5 प्रोजेक्ट का विकास साल 2008 में डीआरडीओ के द्वारा किया गया था। इसका पहला सफल परीक्षण साल 2012 में किया गया। अग्नि 5 को IGMDP यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत विकसित किया गया है। IGDMP को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का ब्रेन चाइल्ड प्रोग्राम भी माना जाता है। इस प्रोग्राम के तहत पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग 5 तरह की मिसाइल विकसित की गई हैं। चीन ने तोरसा नाला के नजदीक एक रोपवे का निर्माण किया है। ये रोपवे भारत भूटान चीन के ट्रांजैक्शन पर चीन की साइड में है। चीन पूरे ईस्टर्न सेक्टर के पास अवसंरचना निर्माण को बढ़ा रहा है। गौरतलब है कि LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत के चीन के बीच विभाजन रेखा है। LAC 3 सेक्टर्स में विभाजित है: ईस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर और वेस्टर्न सेक्टर। ईस्टर्न सेक्टर अरुणाचल प्रदेश में और सिक्किम में, मिडिल सेक्टर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में, वहीं वेस्टर्न सेक्टर लद्दाख में फैला है। भारत और चीन के बीच 3488 किलोमीटर लंबी LAC पर डिस्प्यूटेड एरियाज को लेकर सहमति बनी है। पूर्वी लद्दाख में 2 क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें दोनों देशों के बीच डिस्प्यूटेड माना जाता है। ये 2 क्षेत्र डेमचोक और ट्रिग हाइट्स हैं, लेकिन तकरीबन 10 पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पर दोनों देशों का मत अलग है। आपको बता दें कि भारत और चीन के आरंभिक संबंध मित्रतापूर्वक थे। इसके सबसे बड़े उदाहरण के तौर पर दोनों देशों के बीच हुआ पंचशील समझौता है, जो कि भारतीय प्रधानमंत्री नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के बीच हुआ था। चीन की विदेश नीति में यथार्थवाद हमेशा से प्रभावी रहा है, इसलिए चीन ने पहले भारत चीन सीमा पर अपनी स्थिति को मजबूत किया। इसके बाद मैकमोहन रेखा को आधिकारिक तौर पर अस्वीकार कर दिया गया। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को मैकमोहन लाइन कहा जाता है। इसका प्रस्ताव आर्थर हेनरी मैकमोहन ने 1914 में हुए शिमला समझौते में तिब्बत को भारत से अलग करने के लिए दिया था। EU यानी यूरोपियन यूनियन में बोस्निया और हर्जेगोविना को सदस्यता देने पर सहमति बन गई है। यूक्रेन युद्ध ने EU को अपने पूर्वी पड़ोसियों को ग्रुप में शामिल करने का सबक दिया है। दरअसल EU को डर है कि चीन और रूस जैसी शक्तियां बाल्कन देशों पर प्रभाव जमाने की कोशिश कर सकती हैं। पिछले 6 महीनों में बोस्निया और हर्जेगोविना यूक्रेन और मोल्डोवा के बाद तीसरा देश है जिसे सदस्यता दी गई है। 2021 में हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन ने बोस्निया और हर्जेगोविना को EU में न शामिल करने की अपील की थी। उनका बयान विवादों में भी रहा था। बोस्निया और हर्जेगोविना एक बाल्कन देश हैं। ये यूरोप के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित हैं। इनकी राजधानी सारायेवो है। ये अपनी सीमा क्रोएशिया, सर्बिया और मोंटेनिग्रो के साथ साझा करते हैं। ये पहले फेडरेशन ऑफ यूगोस्लाविया का हिस्सा था।
मार्च 1992 में इसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। किसी देश के लिए ईयू की सदस्यता हासिल करना आसान काम नहीं है। ईयू की सदस्यता हासिल करने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना होता है। इन शर्तों को कोपेनहेगन क्राइटेरिया कहते हैं। इन शर्तों में स्थायी लोकतंत्र, कानून का शासन, फंक्शनिंग मार्केट इकोनॉमी और ईयू के सभी कानूनों को लागू करना जैसी शर्तें शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोकसभा में एक जानकारी मुहैया कराई है, जिसके मुताबिक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का कोई भी व्यक्ति आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ ले सकता है। इन सुविधाओं का लाभ लेने के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्ति का नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स पर दर्ज करना होगा। गौरतलब है कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बीच एक समझौता हुआ है, जिसके तहत पीएम जन आरोग्य योजना लाभ ट्रांसजेंडर समुदाय तक पहुंचाया जाएगा। स्वास्थ्य सुविधाओं के अलावा इस समुदाय को सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी जैसे हेल्थ बेनिफिट्स पैकेज भी मुहैया कराए जाएंगे। आपको बता दें कि भारत सरकार ने केंद्रीय वित्त बजट 2018 में आयुष्मान भारत की घोषणा की है, जिसके 2 मुख्य स्तंभ हैं। देश में 1 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित करना और 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए प्रति वर्ष स्वास्थ्य बीमा कवर के रूप में जोड़ना। इसमें लाभार्थियों की पहचान सामाजिक, आर्थिक, जातिगत जनगणना के जरिए की जाएगी। इसमें केंद्र और राज्य के बीच 60:40 के अनुपात में खर्च उठाया जाएगा। आइए अब बात करते हैं बुलेटिन पर आधारित आज के प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, कोपेनहेगन क्राइटेरिया संबंधित है ईयू, ब्रिक्स, एशियान या फिर सार्क से? अगला प्रश्न है, आयुष्मान योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। योजना के तहत प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए तक का फ्री हेल्थ इंश्योरेंस मुहैया कराया जाएगा। केंद्र और राज्य के बीच 60:40 में खर्च उठाए जाने का प्रावधान है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2, ना तो 1 ना ही 2। आइए अब बात करते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्न की और जानते हैं उनके सही उत्तर। प्रश्न था, चिन्नकेश्वर मंदिर संबंधित है विष्णु, शिव, श्री राम या फिर कृष्ण से? सही उत्तर है विकल्प ए। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम अकॉर्ड पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हस्ताक्षर हुए थे। महान संगीतकार तानसेन की जन्मस्थली ग्वालियर है। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है या है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2, ना तो 1 ना ही 2। इस प्रश्न का सही विकल्प है बी। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और कल आपसे फिर मुलाकात होगी पूरे हफ्ते के बुलेटिन के कंपाइलेशन के साथ। तब तक आप बने रहिए स्टडी IQ IAS हिंदी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।